मूविंग ऑन टू मार्केट डिमांड फंक्शन, हमने ये बात देखी थी कि मार्केट डिमांड फंक्शन में जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है ना वो तो वैसे ही हैं जैसे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में है। मतलब पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई ये सारे मार्केट डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि मार्केट डिमांड भाई बनी किस चीज से है? मार्केट डिमांड बनी है इंडिविजुअल डिमांड से। तो बच्चों जब इंडिविजुअल डिमांड जोड़ जोड़ करके हमने मार्केट डिमांड बनाई, इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ जोड़ के हमने मार्केट डिमांड बनाया, तो मार्केट डिमांड पे भी तो वही चीजें इफेक्ट डाल रही होंगी जिन्होंने इंडिविजुअल डिमांड पे इफेक्ट डाला। मतलब मार्केट डिमांड पे हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें इफेक्ट डाल रही हो, लेकिन एटलीस्ट वो चीजें तो इफेक्ट डालेंगी ही जो इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर इंपैक्ट डालती हैं। इसीलिए बोला है कि मार्केट डिमांड फंक्शन में पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई ये सब तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी हैं, एन, वाई, डी, सीपी वगैरह, उनको पढ़ते हैं। देखिए जरा मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है। इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। मार्केट डिमांड में और कुछ फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप को हम मार्केट डिमांड फंक्शन बोलते हैं। वो सारे फैक्टर्स जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं उनको साथ में लिख लेना तो वो मार्केट डिमांड फंक्शन होता है। इसमें आता है पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई जो कि कॉमन थे, आर द सेम एज इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो मैं इनको वापस से यहां पे नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको कोई पूछता है कि मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है, तो क्या पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई ये सारे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ बिल्कुल सारे बताएंगे। इसके बाद एन बताएंगे, वाई डी बताएंगे, सीपी बताएंगे और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बताएंगे, और भी जो फैक्टर्स हैं वो सारे बताएंगे। देखिए जरा मार्केट डिमांड में लिखा है पहला पहला पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं एन। एन क्यों सर? एन का मतलब होगा नंबर ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, सो साइज ऑफ पॉपुलेशन बोलूं या नंबर ऑफ कंज्यूमर बोलूं एक ही बात है, एक नेचुरल सी बात है। जिस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ज्यादा कंज्यूमर होने की वजह से वहां डिमांड ज्यादा होगी। जिस एरिया में लोग ही नहीं रहते वहां डिमांड कैसे ज्यादा हो सकती है? सो larger the size of population of a country or a region or a city, greater is the demand। तो सीधी सी बात है, इसको मैं कैसे लिखूं कि सर अगर n ज्यादा बड़ा है, बड़ा नंबर है, तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगी, और n अगर छोटा है तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। या किसी एरिया में अगर साल दर साल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वहां डिमांड बढ़ती जा रही होगी, या फिर किसी एरिया में अगर पॉपुलेशन कम होती जा रही है तो उस एरिया में हमारी डिमांड भी कम होती जाएगी। पॉपुलेशन से डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन तो ज्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन कम डिमांड। बहुत इजी है ये। नेक्स्ट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले तो ये समझें कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसमें लोगों की इनकम में फर्क कितना कितना है। हम उसमें सबसे अमीर लोगों को देखें, सबसे गरीब लोगों को देखें, अगर उनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे कि यार ये तो दिक्कत वाली बात है। इसको हम बोलते हैं इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिच एंड पुअर। मान के चलो हम एक पॉपुलेशन ले रहे हैं जिसमें हम 10 लोगों को ले रहे हैं, उस 10 में से 5 रिच हैं और 5 पुअर हैं। मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अनइवन है, कुछ लोग रिच हैं और कुछ पुअर हैं। और हम दो चीजों की डिमांड देख रहे हैं, वन इज कार एंड अनदर इज साइकिल। बताइए भाई, रिच लोग कार खरीदेंगे तो कार की डिमांड कितनी हुई? 5। पुअर लोग साइकिल खरीदेंगे तो साइकिल की डिमांड कितनी हुई? 5। दोनों ही कार और साइकिल दोनों की डिमांड बटी हुई है, डिवाइडेड है। टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से ये डिमांड डिवाइड हो गई, कम है। लेकिन यहीं पे ऐसा होता कि हमारी पॉपुलेशन में सारे लोग रिच होते हैं, ऑल आर रिच, पॉपुलेशन भी 10 है और 10 के 10 रिच है। तो ऐसे केस में क्या होता? कार की डिमांड 10 होती। या फिर अगर ऐसा भी हो जाता कि भाई हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें सब के सब पुअर हैं, हमारी पॉपुलेशन में पूरे के पूरे 10 पुअर हैं, हमारी पॉपुलेशन है 10, पूरे 10 पुअर हैं, हमारी पॉपुलेशन भी है 10। ऐसे केस में साइकिल की डिमांड कितनी होती?
10 क्योंकि सभी साइकिल खरीदते, सब गरीब है ना, कार नहीं खरीद सकते। तो कौन से केस में डिमांड ज्यादा नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर? मैं किसी एक को लेके चलता हूं, कार को ले लूं या पेट्रोल को कार को ले लूं या साइकिल को ले लूं। कौन से केस में डिमांड ज्यादा है? जब इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी एक जैसे ही इनकम है, या जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जब इनकम चेंज हो रही है? भाई जब इवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जब या तो सब गरीब हैं या सब अमीर हैं, इस केस में और इस केस में, तब डिमांड ज्यादा है। तब देखो 10 की डिमांड, यहां पर 10 की डिमांड। लेकिन जब यही डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अनइवन है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? अनइवन, जो कि हमने यहां पे देखा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपकी डिमांड कम है दोनों ही चीजों की। आप ये बोल सकते हैं कि सर जब सब रिच हैं तो यहां तो साइकिल की डिमांड है ही नहीं। है नहीं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब है तो वो कितनी है, हमें वो देखना है, राइट? सो कैन आई से दैट इन केस ऑफ इवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सबकी इनकम बराबर है, या तो सब अमीर हैं या सब गरीब हैं या सब मिडिल क्लास के हैं। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के केस में डिमांड ज्यादा होती है, अनइवन के केस में डिमांड बढ़ जाती है, और उसके केस इसलिए वो क्या होती है? कम होती है। देखिए जरा, in case of equally or evenly distributed income, demand for a commodity will be high. Demand will be high and vice versa. ठीक है ना? मतलब मैं लिखता हूं कि even distribution है तो quantity demanded will be more, uneven distribution है तो quantity demanded will be less. नोट कर लीजिएगा इसको भी, ये जो चीजें मैं लिखता हूं यहां पे। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि आपकी पॉपुलेशन में कैसे कैसे लोग हैं। क्या ज्यादा लोग ओल्ड एज वाले हैं, या ज्यादा लोग ऐसे हैं जो यंग हैं, या बच्चे ज्यादा हैं? एज ग्रुप क्या है, या मेल्स ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह के क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, या प्रोडक्ट्स की डिमांड के ऊपर इसका डायरेक्ट फर्क पड़ता है। आप सोचिए ना, जैसे चाइना में अभी सिचुएशन ऐसी है, आफ्टर अडॉप्टिंग वन चाइल्ड पॉलिसी, अभी उनको खत्म करनी पड़ रही है वन चाइल्ड पॉलिसी, बिकॉज उनकी ज्यादातर पॉपुलेशन एजिंग है। उनकी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अब बहुत ओल्ड एज हो चुका है, और ऐसे केस में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्योंकि उनके पास वर्क फोर्स नहीं बचा। एनीवेज, अब अगर उनका डिमांड पैटर्न देखें तो क्या होगा? वहां जो बूढ़े लोग हैं वो अपनी दवाइयां, वो उनके यूजेज की चीजें, इन सब की डिमांड ज्यादा करेंगे। तो पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन कैसा है, उसमें कितने परसेंट लोग कैसे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डिमांड कैसी है। जैसे किसी कंट्री की पॉपुलेशन में बच्चे बहुत सारे हैं तो उनके यहाँ टॉयज की, एजुकेशन की, इन चीजों की ज्यादा डिमांड होगी। कोई अगर ऐसा कंट्री है जैसे इंडिया हो गया जहां पर यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उस केस में घूमने फिरने की, इसके अलावा मैं बोलूंगा कि कई बार अल्कोहल की, इन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, राइट? कहीं किसी पॉपुलेशन में फीमेल्स बहुत सारी हैं, जैसे रशिया में जो फीमेल रेशियो है, मेल फीमेल रेशियो है, वो सबसे ज्यादा फेवरेबल है। तो इन दैट केस क्या बोल सकते हैं कि वहां पर जो कॉस्मेटिक आइटम्स होंगे उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरह से चलता है। देखिए जरा, इफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन चेंजेस, अगर पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन चेंज होगा कि भाई बूढ़े बढ़ गए या बच्चे बढ़ गए, या मेल फीमेल्स में मेल बढ़ गए फीमेल बढ़ गए, ऐसा कुछ हुआ, तो डिमांड भी चेंज होगी अकॉर्डिंगली। डिमांड फॉर गुड्स ऑल्सो चेंज। एग्जाम्पल, इफ फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीजेस, डिमांड फॉर गुड्स मेंट फॉर वुमेन जैसे कॉस्मेटिक आइटम्स वगैरह विल गो अप। ठीक है, आसान सी बात है। और एक लास्ट फैक्टर, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी और इंटरेस्ट रेट्स। एज सच इसको मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी है, इसको मैंने ऊपर फंक्शन में भी नहीं लिखा है। आप भी चाहें तो इसको सिर्फ नॉलेज के लिए ध्यान रखें। क्या होता है ना कि अगर आज के टाइम में आप लोग देखेंगे कि अगर किसी प्रोडक्ट पे ईएमआई फैसिलिटी है तो हम सोचते हैं इसको खरीद लें, भले वो थोड़ा सा महंगा आ रहा है, क्योंकि जो क्रेडिट फैसिलिटी है या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो आपको फिलहाल इतना प्रेशराइज नहीं करता सारा पैसा एक साथ देने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि हाँ यार मैं इस चीज को खरीदूं। ऐसे केस में लोग बाग महंगे महंगे सेलफोन्स, उसके अलावा व्हीकल्स, कई बार बड़ी चीजें जैसे घर
ये सब यूं खरीद पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी सारा पेमेंट एक साथ नहीं देना। साथ में 0% फाइनेंस पे अगर मिल रहा है तो हमें कोई कुछ नहीं जाता, हम लोग क्या करेंगे कि उसका पेमेंट धीरे धीरे कर देंगे, लेकिन उस चीज को हम खरीद पाएंगे। तो कंज्यूमर की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है अगर उसको कोई फिलहाल के लिए लोन दे दे और बाद में वो धीरे धीरे करके चुकाता रहे, राइट। तो इसकी वजह से डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है तो डिमांड ज्यादा होगी, और कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो डिमांड कम होगी। ऐसे ही इंटरेस्ट रेट्स, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो डिमांड नहीं होगी या डिमांड कम होगी, लेकिन 0% फाइनेंस पे कोई दे रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी। आप सोचेंगे ना कि भैया 0% फाइनेंस पे तो खरीद लेता हूं ना, क्या दिक्कत है। देखिए जरा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी इंड्यूसेस मतलब लोगों को उकसाता है, इंड्यूसेस पीपल टू परचेज मोर देन व्हाट देयर करंट इनकम परमिट देम। करंटली उनके जो इनकम है जितना उनको परमिट कर रही है, लोग उससे भी ज्यादा खरीद पाते हैं। क्यों खरीद पाते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट की वजह से उनकी खरीदने की कैपेसिटी इंड्यूस हो जाती है, बढ़ जाती है। बोला है क्रेडिट फैसिलिटी मोस्टली डिटरमाइंस द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कार हो गई, जैसे टेलीविजन हो गया, विच आर एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर बल्क पेमेंट एट द सेम टाइम। तो इस तरह की चीजों की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है ड्यू टू क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी दीजिए तो इन तरह की चीजों का डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको खरीदने में बहुत पैसा जाता है, एक साथ बहुत सारा पैसा लगता है आपका, जो अभी नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसके लिए कोई क्रेडिट एजेंसी है जो आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देगी और आपको धीरे धीरे दे रहा है। तो ड्यूरेबल गुड्स की या एक्सपेंसिव गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, इंड्यूस हो जाती है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। Low rates of interest encourage people to borrow and therefore demand will be more। अगर लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, 0% फाइनेंस वगैरह है, ये जो सेलफोन कंपनीज हैं या जो ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कंपनीज हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसीज, टीवी, इन सब तरह की चीजों के अंदर आप देखेंगे ज्यादातर फाइनेंस के ऑप्शंस होते हैं। कंपनीज को अवेलेबल कराने ही पड़ते हैं। अगर उनके प्रोडक्ट में फाइनेंस का ऑप्शन नहीं है, कस्टमर किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद लेगा, क्योंकि फाइनेंस का ऑप्शन होने का मतलब ये हो गया कि कस्टमर को एक साथ सारा पे नहीं करना, और एक साथ सारा पे नहीं करना तो ये उसके लिए एक अच्छी बात होती है। उसको लगता है हाँ यार इतना तो मैं कर सकता हूं, राइट, ठीक है। तो ये हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन हो गया, और मार्केट डिमांड फंक्शन और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन से हमारा डिमांड फंक्शन वाला पोर्शन खत्म हो गया। एक बार समराइज कर देता हूं आपको, डिमांड फंक्शन में क्या क्या था। हमने देखा था डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन के अंदर हमने देखा था कि भाई एक कुछ रिलेशनशिप है डिमांड की और कुछ और चीजों की, जिसको हम बोलते हैं dx, या फिर उसको हम qx भी बोल सकते हैं, है ना। qx मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x एंड dx मतलब डिमांड ऑफ x, एक ही बात है। इज द फंक्शन ऑफ, मतलब किसी इन चीजों पे डिपेंड करता है, किन चीजों पे, px पे डिपेंड करता है, pr पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है सर, y पे डिपेंड करता है, t पे डिपेंड करता है, e पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है सर पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, n पे, yd इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, सर कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, और सर क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। px, pr, y, te मतलब प्राइस ऑफ ओन गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y मतलब इनकम, t मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, e मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। px, pr, y, t और e ये सब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अंदर आते हैं। मतलब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इंपैक्ट नहीं होता n, yd, cp इन सब से। लेकिन मैं बोलूं कि मार्केट डिमांड फंक्शन की बात करूं तो सारी चीजें जो इंडिविजुअल डिमांड को इंपैक्ट करते हैं वो सब मार्केट डिमांड को भी इंपैक्ट कर रहे होते हैं, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर सब चीजें आती हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया मार्केट डिमांड फंक्शन को आप क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो, तो वी शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम yd, n, cp इन सबसे स्टार्ट नहीं करना। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम px, pr, y, t, e, n, yd सब आएंगे। तो मार्केट डिमांड फंक्शन में मुझे अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े तो मैं सबको इंक्लूड करूंगा, और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ px, pr, y, t और
ई को ही लेके चलूंगा। ठीक है, सो दिस वाज इजी, हमारा डिमांड फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो चीज हमको पढ़नी चाहिए वो ये है कि सर ये लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डिमांड याद है ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है सर। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि भाई प्राइस बढ़ेगा ना तो क्वांटिटी कम होगी। हमारे एक्स एक्सिस पे आती है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे आता है प्राइस। प्राइस कम होने पे क्वांटिटी ज्यादा होगी और प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होगा क्वांटिटी परचेज्ड या डिमांडेड बढ़ जाएगी, है ना। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और जो कर्व बनता है उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये क्यों जा रहा है। या ये पूछूं कि भैया डिमांड का लॉ लग ही क्यों रहा है। लॉ ऑफ डिमांड यही तो बोलता है कि डिमांड कर्व नीचे जाएगा। नहीं सर, वो तो ऐसा बोलता ही नहीं है। अरे इनडायरेक्टली बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा ना तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो एक तरह से उसने इनवर्स रिलेशनशिप बताया। और मैंने बताया आपको कि जब भी दो वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप होगी उस केस में उनका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो अगर मुझसे कोई पूछे क्यों लॉ ऑफ डिमांड लगता है, या कोई मुझसे पूछे क्यों डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये क्वेश्चन मेरे लिए एक जैसा ही होगा। इसका आंसर मैं एक जैसा ही दूंगा। कोई अगर ये पूछे कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों लगता है, या कोई ये पूछ ले कि ये डिमांड कर्व नीचे क्यों स्लोप कर रहा है, तो दोनों का रीजन एक ही है, क्योंकि दोनों एक ही बात है। कहने का तरीका अलग अलग है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होना या लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होना, दोनों एक ही तो बात है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है, और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो दोनों हैं एक ही चीज। इसीलिए मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं दैट इज व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। या तो ऐसे बोल दूं, या बोल दूं कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रैशनल का मतलब क्या होता है सर। रैशनल मतलब कॉजेस या रीजंस। रीजंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्यों लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है, ये समझने की बात है। आप एक बार पहले खुद अपने दिमाग से सोचिए कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता क्यों होगा। क्या इसका कोई रिलेशनशिप है विद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। जी हाँ है। इनफैक्ट अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करने के लिए ही ये यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच बनाई थी। मार्शल को ये दिखाना था कि गुड्स की यूटिलिटी है ना आगे जाकर के कम होती रहती है, इसीलिए ज्यादा प्राइस होने पर है ना हम जो लास्ट वाले गुड्स हैं उनको सेक्रीफाइस कर देते हैं, उनको नहीं खरीदते। समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलना ऐसा चाह रहे हैं कि अगर एक मैं ऐसे ही आपके लिए डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करूं कि हर एक यूनिट का कितना कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग यूनिट में आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। ये स्टार्टिंग यूनिट का मतलब आपने पहली यूनिट कंज्यूम करी है ना, उसका एमयू है। ठीक है, सेकेंड यूनिट में एमयू कम हो जाएगा, हम सब लोग ये बात जानते हैं। एमयू विल डिक्रीज, कम हो गया। थर्ड यूनिट में और कम हो जाएगा, है ना। ये सब हमने पढ़ा है उसमें चैप्टर में, यूटिलिटी एनालिसिस में हमने सब पढ़ा है कार्डिनल अप्रोच के अंदर। अगली यूनिट और कम सेटिस्फेक्शन देगी, ठीक है, इसके बाद वाली और कम सेटिस्फेक्शन देगी, ऐसे चलता रहेगा सर। इसके बाद अगर और खरीदूंगा तो और सेटिस्फेक्शन देती रहेगी। मान लो ये मैंने यूनिट्स बनाई है, तो ये यूनिट हो गई 1, फर्स्ट वाली 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6। इनसे अपनी अपनी यूनिटीज मिल रही हैं। अब मैं आपके लिए यहां पे है ना प्राइस बनाता हूं। सर प्राइस बनाऊं तो उस केस में दिमाग में ये आ रहा है कि प्राइस कितना रखूं। एक बार प्राइस कम से शुरुआत करते हैं। मान लो अभी हम प्राइस रखते हैं 2 रुपीज का, ये हमारा प्राइस है फिलहाल, इतना 2 रुपीज।
बताओ 2 रुपीज के कंपैरिजन में क्या हमें इतनी यूटिलिटी मिल रही है कि हम इन 6 यूनिट्स को खरीदें? देख लेते हैं सर। हाँ मिल रही है। देखो 2 रुपीज के कंपैरिजन में आपको फर्स्ट वाले में इतना सारा मिल रहा है, सेकंड में भी मिल रहा है एक्स्ट्रा। ये कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है, याद आया हो तो। कंज्यूमर सरप्लस क्या था कि आपके करंट प्राइस लेवल से ऊपर, डिमांड कर्व से नीचे। तो ये वही तो एरिया है। कहने का मतलब आप है ना, इनफैक्ट 6th वाले यूनिट में भी एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, 6th यूनिट में भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि 6th यूनिट में मैं एक लाइन अगर खींच दूं यहां पे तो आपको पता पड़ जाएगा कि हर एक यूनिट में आप क्या कर रहे हो, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यूटिलिटी, प्राइस उससे बहुत कम है, 2 रुपए का है। तो आप 6 के 6 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि हर केस में आपको सरप्लस मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एरिया है। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब अगर ये 2 रुपए की जगह प्राइस बढ़कर के हो जाए 4 रुपए, मतलब क्या, मतलब ये प्राइस पहुंच जाए यहां पर कहीं, प्राइस पहुंच जाए 4 रुपए, तो क्या होगा? तो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम होगी, ये देखना चाह रहे हैं सर। अगर प्राइस हो जाए 4 तो क्या होगा? तो ऐसा कुछ होगा जैसा आपको यहां पे दिख रहा है। हमारी तीसरी यूनिट के बाद बाकी सारी यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू द प्राइस। दिख रहा है ना आपको? देखो भाई, फर्स्ट वाले में इतना सरप्लस, सेकंड वाले में इतना सरप्लस, थर्ड वाले में लगभग बराबर पहुंच गए, फोर्थ वाले में हम नहीं कंज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली प्राइस ज्यादा है और मार्जिनलिटी कम है। तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट हमने क्यों सेक्रीफाइस कर दी सर? क्योंकि उनसे मिलने वाली मार्जिनलिटी और प्राइस मैच नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज, हम क्वांटिटी कम कर देते हैं, क्योंकि बाद वाली यूनिट्स में कंपैरेटिवली कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है ना, तो इसलिए इनके चांसेस होते हैं कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा ये लोग लुढ़क जाएंगे, हम इनको नहीं खरीदेंगे। बात समझ में आई? ये सर कौन सा कर्व बनाया है, क्या बनाया है? ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया, आपको समझाने के लिए। कोई कर्व या कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ योर सेटिस्फेक्शन लेवल्स। आपके जब सेटिस्फेक्शन लेवल्स आए थे ना, एज कंपेयर टू प्राइस जो आप पे कर रहे हो, तो आप बहुत सारी यूनिट खरीदी, 6 यूनिट खरीद ली। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गया, अब उसके कंपैरिजन में आपका सेटिस्फेक्शन आप जब देख रहे हो, ढूंढ रहे हो कि भैया क्या 4 रुपए से ज्यादा सेटिस्फेक्शन में मिल रहा है? फर्स्ट यूनिट में हाँ मिल रहा है, सेकंड में मिल रहा है हाँ मिल रहा है, थर्ड में मिल रहा है हाँ मिल रहा है, लेकिन फोर्थ में नहीं मिल रहा। तो मैं उस केस में क्या करूंगा? फर्स्ट कंज्यूम करूंगा, सेकंड कंज्यूम करूंगा, थर्ड करूंगा, लेकिन फोर्थ नहीं करूंगा, फिफ्थ नहीं करूंगा, सिक्स्थ नहीं करूंगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। देखें जरा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, मार्शल ने बोला, मार्शल ने दिया इसके बारे में, पीपल विल बाय मोर, पीपल विल बाय मोर क्वांटिटी एट लोअर प्राइस। कम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू इक्वलाइज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी विद इट्स प्राइस। ऐसा ही तो हो रहा है सर, कम प्राइस पर, 2 के प्राइस पर ये इक्वलाइज कर रहे हैं अपने प्राइस को अपने मार्जिनल यूटिलिटी से। वो याद होगा ना फॉर्मूला, MUX इक्वल्स टू MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM। तो वो इक्वलाइज कर रहे होते हैं कि प्राइस के कंपैरिजन में मेरे को कितनी मार्जिनलिटी मिल रही है, क्या मेरे को मार्जिनलिटी उससे ज्यादा मिल रही है जितना मैं प्राइस पे कर रहा हूं, और अगर हाँ मिल रही है तो मैं उसको खरीदूंगा। रैशनल, बहुत अच्छी लाइन है, रैशनल कंज्यूमर कौन होता है सर? समझदार कंज्यूमर। अ रैशनल कंज्यूमर विल नॉट पे मोर फॉर लेसर सेटिस्फेक्शन। आप कम सेटिस्फेक्शन के लिए ज्यादा पे नहीं करोगे अगर एक समझदार कंज्यूमर हो तो। मतलब अगर प्राइस बढ़ गया, 4 हो गया, और आप एक समझदार कंज्यूमर है, तो फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट और सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर वहां तो कंपैरेटिवली हमें सेटिस्फेक्शन 4 के बराबर का मिल ही नहीं रहा है ना। 2 के केस में हाँ हमें 2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, लेकिन 4 के केस में हमें 4 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो हम उनको ड्रॉप कर रहे हैं। हमने प्लान किया है कि हम उनको कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है ना? सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड लगता है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर इसको? आप तो सिंपल ये बोलिए कि कंज्यूमर टाइम टू टाइम अपने मार्जिनल यूटिलिटी को
और प्राइस जो पे कर रहा है उनको इक्वलाइज करता रहता है। कंज्यूमर देखता रहता है कि मैंने कितना रुपया दिया और कितना मेरे को हमें सामान मिला है, कितनी वैल्यू का सामान मिला है। जब तक उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है सामान की या बराबर रहती है प्राइस के, तब तक वो कंज्यूम करता है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाए तो यार कंपैरेटिवली वैल्यू तो कम पड़ जाएगी, तो उस केस में वो कुछ सामान को छोड़ देता है। वो बोलता है इतनी सारी क्वांटिटी नहीं लेनी, सिर्फ उतनी लेनी है जितनी मेरे को अभी अर्जेंट है, क्योंकि वो अर्जेंट वाले से मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन जरूर मिल जाएगा कि मेरा प्राइस के कंपैरिजन में जो यूटिलिटी मिल रहा है वो ज्यादा हो। ठीक है, ठीक है सर। अब आपको याद होंगे हिक्स और एलन, दो और इकोनॉमिस्ट थे, हिक्स और एलन। कौन लोग हैं? मैंने आपको बताया था कि हमारे यूटिलिटी अप्रोच में दो तरह के अप्रोचेस हैं, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच दी मार्शल ने और ऑर्डिनल अप्रोच दी हिक्स और एलन ने। अच्छा, हिक्स और एलन का भी पर्पस यही है, लॉ ऑफ डिमांड को बताने का, लॉ ऑफ डिमांड को सप्लीमेंट करने का। तो हिक्स और एलन क्या बोलते हैं? हिक्स और एलन बोलते हैं, दो चीजें बोलते हैं हिक्स और एलन। हिक्स एंड एलन आर टेलिंग अस टू थिंग्स, वन इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, अनदर इज इनकम इफेक्ट। इन दोनों कंबाइन इफेक्ट कहलाता है प्राइस इफेक्ट, हम बाद में पढ़ेंगे। पर फिलहाल सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो कि हिक्स और एलन का है और इनकम इफेक्ट जो कि हिक्स और एलन का है, वो क्या बोलता है देखें जरा। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इससे नाम से समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको सब्सटीट्यूट गुड्स बताया क्या होते हैं, टी एंड कॉफी। हमने ये देखा है कि अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो हम उसे सब्सटीट्यूट करके छोड़ करके दूसरे वाले पे चले जाते हैं। सर सब्सटीट्यूशन वर्ड का मतलब ही हो गया चेंज करना, एक की जगह दूसरा यूज कर लेना, समझिए। मैं बात करता हूं टी की एंड कॉफी की। टी का प्राइस मान लीजिए है 9 एंड कॉफी का प्राइस है मान लीजिए 10। ठीक है, फिर कुछ लोग टी पी रहे होंगे, कुछ कॉफी पी रहे होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइसेस। कभी कभी इतना कम प्राइस का फर्क इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन अगर टी का ये प्राइस 9 की जगह 11 हो जाए तो लोग माइग्रेट कर जाएंगे टी से कॉफी पे, वो टी को छोड़ देंगे। इसी को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। व्हेन द प्राइसेस राइज, पीपल लीव दैट कमोडिटी, दे सब्सटीट्यूट इट फॉर अनदर गुड। वो उसे दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, चेंज कर लेते हैं उस प्रोडक्ट को, क्योंकि नाउ इट हैज बिकम कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव। उल्टा भी तो होता है सर, हाँ होता है। कैसे होता है उल्टा? आप समझिए, टी कॉफी, टी का प्राइस था ₹9, कॉफी का प्राइस था ₹10। अब कॉफी का प्राइस चेंज हुआ और घटा है, कॉफी का प्राइस हो गया ₹8। When prices of a commodity, अभी अपन कॉफी की बात कर रहे हैं, when prices of a commodity reduce, what happens? It becomes comparatively cheaper as compared to other goods. टी के कंपैरिजन में एक कंपैरेटिवली चीपर हो गई है, तो लोग यहां से फिर से माइग्रेट कर जाएंगे इधर कॉफी की तरफ। समझ गया ना? मतलब किसी का भी प्राइस बढ़े या कम हो, नजर रहती है लोगों की कि इस गुड के अलावा मैं कुछ और खरीद सकता हूं क्या, क्या इसके कंपैरिजन में कोई और चीज है जो मेरा काम चला दे, क्या ये फाइन ग्रिप का पेन है, इसके अलावा क्या सेलो का पेन आता है क्या। लोग हमेशा इस चीज की जानकारी रखते हैं, बिकॉज दे वांट टू कंपेयर कि क्या हमें इससे बेटर फैसिलिटी मिल सकती है क्या इसी प्राइस में या इससे कम प्राइस में। ठीक है, सो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पढ़ें जरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या लिखा है, ध्यान से देखना, लैंग्वेज बड़ी अच्छी है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, जब प्राइस क्या करेगा, फॉल करेगा, इट बिकम्स चीपर, वो सस्ता हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी, कॉफी का प्राइस अगर 10 से घट के 8 हो गया तो इट बिकम्स चीपर। नाउ कॉफी इज चीपर एज कंपेयर टू टी। और जब सस्ता मिल रहा होगा तो लोग भागेंगे इसके साइड, कॉफी खरीद लेंगे, चाय नहीं पिएंगे। देखते हैं वापस, फिर से देखें, पूरी लाइन कंप्लीट करें। When price of a commodity fall, it becomes cheaper as compared to other commodities। जैसे मैं कॉफी की बात कर रहा हूं और अदर कमोडिटी कौन सी हो गई, टी। टी के कंपैरिजन में कॉफी क्या हो गई, सस्ती हो गई। इट एनकरेजेस कंज्यूमर्स टू सब्स्टिट्यूट द कमोडिटी। कौन सी कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिसके प्राइस अभी कंपैरेटिवली ज्यादा है, जिसके कम हो गए उसको खरीदना चालू कर देंगे। whose price has fallen for other commodities which he was consuming earlier and which has now become relatively expensive।
टी के जगह कॉफी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या टी को छोड़ करके कॉफी पे आ जाएंगे, या टी को सैक्रिफाइस करके कॉफी स्टार्ट कर देंगे। आप किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब वही होगा। आई होप समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसने दिया था, ध्यान रखना, हिक्स एंड एलन। हिक्स और एलन ने दूसरी बात एक और बोली, उन्होंने बोला यार तुम्हारा बजट बिगड़ जाता है। क्या होता है ना, तुम बाजार जाते हो 50 रुपए का बजट लेकर के, और मान के चलो कि तुम्हारे चॉकलेट जो तुम खरीद रहे हो उसका प्राइस है 5, तो तुम्हारी क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है कि तुम 10 खरीद सकते हो, लेकिन बजट उतना ही है, और अब अगर वो उसी चॉकलेट का प्राइस बढ़ के 10 हो गया तो यार तुम्हारी क्वांटिटी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी इनकम एक तरह से कंपैरेटिवली कम होगी। व्हेन थिंग्स बिकम एक्सपेंसिव, 5 से जब चीजें 10 की हो गई, योर परचेजिंग पावर हैज रिड्यूस्ड। इट हैज द सेम इंपैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग योर इनकम। आप 50 रुपए पहले भी थे, 50 रुपए अब भी हैं, लेकिन अब ज्यादा गरीब महसूस करोगे, क्योंकि पहले 50 रुपए में ज्यादा सामान आता था, अब 50 रुपए में कम सामान आता है। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए। पहले प्राइस कम था, अब प्राइस ज्यादा है। पहले प्राइस कम होने की वजह से ज्यादा सामान आ जाता था, अब प्राइस ज्यादा होने की वजह से कम सामान आता है, इसीलिए एक तरह से आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस, योर परचेजिंग पावर रिड्यूसेस, एंड दैट्स व्हाई द क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूसेस। तो महंगा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी खरीदने की कैपेसिटी कम हो चुकी है सर, और कम हो चुकी है तो ऐसे केस में क्वांटिटी कम ही तो डिमांड करोगे। ठीक, फिर से समझते हैं लैंग्वेज के साथ, अगर नहीं समझ में आया तो। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, चलो फॉल वाला एग्जांपल लेते हैं। कुछ महंगा आ रहा था, अब सस्ता आ रहा है। जब कोई चीज महंगी आ रही थी और अब सस्ती आ रही है, तो अचानक से आपको फील होगा कि मैं इस चीज को ज्यादा खरीद सकता हूं, क्योंकि मेरी इनकम चेंज नहीं हुई है, इसका प्राइस जरूर चेंज हो गया, ये सस्ता हो गया। कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ द सेम कमोडिटी विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। पैसा वही है मेरे पास, लेकिन अब ज्यादा खरीद पाऊंगा। इन अदर वर्ड्स, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, कंज्यूमर्स रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर इंक्रीजेस, एंड ही कैन परचेज मोर ऑफ द सेम कमोडिटी विद द गिवन इनकम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल जो मैंने आपको चॉकलेट वाला लिया उससे, और नहीं तो किसी भी चीज का अप्लाई करिए। मान लीजिए पहले जैसे लेट्स से आपको चाहिए होता है पढ़ने के लिए बुक्स, पहले कोई बुक आती थी जो 1000 रुपीज की आती थी, पर बुक 1000 रुपीज की है, और 2 बुक आपको खरीदनी है मान लीजिए, तो आप उस टाइम पे फिलहाल एक ही खरीद के लेके आते हैं कि यार एक से काम चलाते हैं, बाद में जब दूसरे की जरूरत होगी तो हम बाद में खरीद लेंगे। लेकिन यही बुक 1000 रुपीज की 200 में आने लग जाए तो आप क्या सोचोगे? दोनों एक साथ ले आऊं। क्यों ऐसा सोचोगे? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर एक तरह से इंक्रीज हो गई है। सर हमारी तो इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन सामने वाली चीज जिसके लिए तुम खर्चा करने वाले हो उसका प्राइस कम हो गया, तो एक तरह से आपकी इनकम कंपैरेटिवली बढ़ गई, आपकी रियल इनकम बढ़ गई, आपकी परचेज करने की ताकत पार बढ़ गई। ठीक है, सो दिस इज इनकम इफेक्ट। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इनफ। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट सर, प्राइस इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जो मिला जुला इफेक्ट होता है ना, उसको प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। देखना, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैन टुगेदर बी नोन एज प्राइस इफेक्ट। द टोटल फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस इज टर्म्ड एज प्राइस इफेक्ट। क्या बोला? कि प्राइस बढ़ने पर, समझना, प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम होती है ना, ये टोटल इफेक्ट इसका किसकी वजह से आ रहा है पता है? एक तो तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, दूसरा इनकम तुम्हारी चेंज हो जाती है, कंपैरेटिवली बढ़ जाती है, कम हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन प्राइस। तो ओवरऑल इनका जो इफेक्ट है ना, वो प्राइस इफेक्ट कहलाता है। क्या बोला है? लॉ ऑफ डिमांड कैन बी डब्ड एज नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। क्या शानदार बात है। लॉ ऑफ डिमांड कैसा प्राइस इफेक्ट है? नेगेटिव प्राइस इफेक्ट है, क्योंकि एक प्राइस का इफेक्ट क्वांटिटी पे कैसा पड़ता है? नेगेटिव पड़ता है। प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी कम हो गई, इसको क्या बोलूंगा? नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड बोलूं या बोलूं कि नॉर्मल गुड्स के केस में हमें नेगेटिव प्राइस इफेक्ट देखने को मिलता है, बात एक ही है। जनरली हमें क्या देखने को मिलता है? नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, कि प्राइस बढ़ती जाए
तो क्वांटिटी का उल्टा इफेक्ट होता है उसके ऊपर, क्वांटिटी कम होती रहती है। ठीक है, अगेन समथिंग विच यू नीड टू लर्न। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो हमने अभी 3 रीजन पढ़े, अब तक 3 रीजन पढ़े हैं लॉ ऑफ डिमांड के। पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी बोलता है कि आगे वाली जो यूनिट्स हैं, मतलब 5th 6th 7th नंबर की जो यूनिट्स हैं, उनका मार्जिनलिटी कम होगा, पहली यूनिट्स का मार्जिनलिटी ज्यादा होता है। तो पहली यूनिट तो आप कंज्यूम करना चालू रखोगे, लेकिन लास्ट वाली यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है अगर आपका प्राइस बढ़ जाए। तो आपका प्राइस बढ़ जाए तो हमें कंपेयर तो हर टाइम देखना करना ही पड़ता है कि मार्जिनलिटी कितनी मिल रही है और प्राइस कितना है किसी चीज का। तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो मार्जिनलिटी कंपैरेटिवली कम मिल रही होगी और हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बाद वाली यूनिट्स को, इसीलिए हम ज्यादा प्राइस पे क्वांटिटी कम लेते हैं। ये था मार्शल ने दिया हुआ पहला रीजन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। दूसरा रीजन हमने देखा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो हिक्स और एलन ने दिया। उन्होंने बोला कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग उसे सब्स्टिट्यूट करके दूसरी चीज खरीद लेते हैं, तो जिस चीज का प्राइस बढ़ा है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। इनकी बात भी सही है, हिक्स और एलन ने दी थी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं इसको। हिक्स और एलन ने एक और बात बोली, इन्होंने बोला इनकम इफेक्ट कि जब भी चीजों का प्राइस बढ़ जाता है आपकी रियल इनकम कम हो जाती है या परचेजिंग पावर कम हो जाती है, या जब भी चीजें सस्ती हो जाती हैं आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, इसीलिए कम प्राइसेस पे ज्यादा क्वांटिटी और ज्यादा प्राइसेस पे कम क्वांटिटी आप खरीदते हो। इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट होता है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मिलाजुला इफेक्ट। इसको हम नेगेटिव प्राइस इफेक्ट बोलते हैं डिमांड के केस में। क्यों बोलते हैं नेगेटिव प्राइस इफेक्ट? क्योंकि प्राइस का उल्टा इफेक्ट पड़ता है डिमांड पर। प्राइस बढ़ रहा होता है ना तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही होती है, और कम हो रहा होता है प्राइस तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही होती है। ठीक है सर। अभी 2 रीजन और है। एक रीजन है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। जैसे सेलफोन के बारे में बात करें, सेलफोन पहले महंगे हुआ करते थे, अब कंपैरेटिवली आपको बहुत सस्ते मिलेंगे। खासकर जब से चाइना ने बनाना चालू किया है ना, तो मल्टीमीडिया फोन्स भी इतने सस्ते सस्ते में लोगों को मिलने लगे। हालांकि थोड़े टाइम बाद जाके खराब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सस्ते हो गए। तो पहले जो लोग इनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो अब अफोर्ड कर पा रहे हैं। ऐसे समझिए कि ये सेलफोन का मार्केट है, इसके अंदर कंज्यूमर्स हैं जो सेलफोन खरीदते हैं। ये सब अमीर अमीर अमीर, क्योंकि सेलफोन महंगे आते हैं तो ये सब सेलफोन खरीद रहे हैं। लेकिन जैसे ही सेलफोन का प्राइस हो गया कम, इन लोगों में वो लोग भी शामिल हो जाएंगे जो पहले सेलफोन नहीं खरीद पाते थे। कोई पुअर गाय, कोई रिक्शा पुलर, एनीबॉडी, दैट पर्सन कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप नाउ। क्यों सर? क्योंकि पहले ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। नाउ द प्राइसेस आर कम डाउन, these people can afford it, and that's why these people will join the group. These people will join the consumer group. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि नए कंज्यूमर्स आएंगे, ये बोल दूं, या बोल दूं कि कंज्यूमर ग्रुप का साइज बढ़ जाएगा? एक ही बात है ना। देखिए जरा लैंग्वेज में क्या लिखा है, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, या चेंज इन साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। हमारा ग्रुप बड़ा हो जाएगा, हमारे ग्रुप में और लोग शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अब वो सब लोग भी क्या कर सकते हैं, सेलफोन खरीद सकते हैं। देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, जब भी कोई चीज की प्राइस कम हो जाती है, इट अट्रैक्ट्स न्यू बायर्स, नए बायर आएंगे, हु आर नाउ एबल टू बाय इट। अब वो एबल हैं क्योंकि प्राइस कम है, उनके बजट में फिट हो रहा है। दिस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस, विच फाइनली इंक्रीजेस द डिमांड। अब जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड, इसलिए डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस कम करोगे तो जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे अब वो अफोर्ड कर पाएंगे, और अफोर्ड कर पाएंगे तो हमारा कंज्यूमर्स ग्रुप जो है वो बढ़ जाएगा, और अब डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। 4th रीजन भी समझ में आ गया, नए कंज्यूमर्स आ जाएंगे जैसे ही प्राइस कम हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस। क्या मतलब सर डिफरेंट यूजेस? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके काफी सारे इस्तेमाल होते हैं, समझना। जैसे मिल्क, मान लो मिल्क आता है ₹10 पर kg, नहीं आता, मान के चलते हैं कि आता है। आप इस मिल्क से क्या क्या कर सकते हो? 10 रुपए किलो आता है तो सर हम लोग तो बहुत सारे यूज कर पाएंगे। कैसे? हम इससे चाय बनाएंगे, बिल्कुल। हम खुद को मिल्क की तरह पिएंगे। हम मिल्क का मिल्क शेक बनाएंगे गर्मियों में।
है ना, हम मिल्क से कर्ड, हम इससे पनीर, हम क्या नहीं कर सकते, हम इससे घी बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, जो भी चाहिए सब हो जाएगा। हम हमारे डॉग को फीड कर सकते हैं, है ना, बहुत यूजेस हैं। लेकिन यही मिल्क अब हो गया 10 की जगह 100 रुपीज पर केजी। ओ माय गॉड, क्या अब ये सारे काम आप कर पाएंगे? नहीं। आप बोलेंगे यार ठीक है यार, चाय बनाना जरूरी है, मेहमान आते हैं, कुत्ते को पिलाना जरूरी है, बिना उसके दिक्कत हो जाएगी, बटर घी हम नहीं निकालेंगे, पनीर नहीं बनाएंगे, हम कर्ड नहीं बनाएंगे, मिल्क शेक भूल जाओ, मिल्क की जरूरत पड़ेगी तो पी लेंगे। तो क्या आपने यूजेस में से कुछ कम कर दिए? हाँ, कर दिए। आपने सिर्फ 3 ही पिएंगे और कुत्ते को पिलाएंगे। ये 3 यूजेस रख लिए आपने इतने सारे यूजेस में से। वाई यू हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ यूजेस? बिकॉज नाउ यू थिंक दैट दोज यूजेस वर अनइंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द प्राइस वी आर पेइंग। जो प्राइस हम पे कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कम कर दो उनको, खर्चा बचेगा, बजट हमारा बना रहेगा। देखिए जरा, मैनी गुड्स हैव मल्टीपल यूजेस। व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी राइज, they are put to limited uses only. They will be put to limited uses. जैसे भी मिल्क के लिए बताया, मिल्क के इतने सारे यूज थे, लेकिन हम उसको कौन से यूज में लगा रहे हैं? सिर्फ चाय में, सिर्फ मिल्क में, सिर्फ डॉग के लिए। तो हमने वी आर पुटिंग इट ओनली टू लिमिटेड यूजेस। यस और नो? यस यस। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ हो सकता है। पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती थी तो घर में लाइटें जलती रहती थी, दिन में भी लाइट्स ऑन थी। लाइटें क्या होता है? लाइट्स ऑन थी, दिन में भी हम लाइट्स ऑन रखते थे, एसी चल रहा है पूरे दिन। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गए या पर यूनिट रेट बढ़ गई इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम यूजेज कम करेंगे, चीजों का लिमिट कर देंगे यूजेस। तो ऐसे केस में जिन चीजों के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं ना, तो उनमें तो प्राइस बढ़ने की वजह से हम उसको लिमिटेड यूजेस पे लगाते हैं। इसीलिए ज्यादा प्राइस पे कम क्वांटिटी और कम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी हमारी होती है। दैट्स वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये 5 रीजन थे। फिर से पांचों रीजन एक एक करके। पहला रीजन तो था सर लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिन यूनिटी। सेकेंड रीजन था सर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। थर्ड रीजन था इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट दोनों मिलाकर के कंबाइंडली क्या कहलाते हैं? प्राइस इफेक्ट कहलाते हैं। ये किसने बताया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के बारे में? हिक्स एंड एलन ने। सर लॉ ऑफ DMU के बारे में किसने बताया? मार्शल ने। लॉ ऑफ DMU के बारे में भी इसीलिए पता पड़ा क्योंकि हमें लॉ ऑफ डिमांड निकालना था। इनफैक्ट इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में जो हमने हिक्स और एलन है, इन्होंने इसलिए पता करा क्योंकि उनको लॉ ऑफ डिमांड निकालना था। एनीवेज, फोर्थ रीजन इज क्योंकि जब चीजें सस्ती हो जाती हैं तो कंज्यूमर ग्रुप बढ़ जाता है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बढ़ जाता है, और लोग जो पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे अब अफोर्ड कर पाते हैं और उनकी डिमांड बढ़ जाती है। फिफ्थ रीजन एंड लास्ट रीजन इज मल्टीपल यूजेस। ऐसी चीजें होती हैं जिनके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। जब प्राइस बढ़ जाती है तो हम उससे कुछ इस्तेमाल कम कर देते हैं, उसको लिमिटेड यूजेस पे लगाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए ही यूज करते हैं। दैट्स व्हाई एट मोर प्राइसेस क्वांटिटी डिमांडेड इज लो, एट लेस प्राइसेस क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर। ठीक है? सो दिस वाज आवर टॉपिक, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड और द रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया।